यस सर। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो आज हमारा स्टार्टिंग के जो बेसिक है वही हम लोग पढ़ेंगे। उसी में करीब करीब आपकी 25% यूनिट जो है वो सिर्फ बेसिक है। तो पहला जो है वो है हमारे पास सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? एक वर्ड इसमें यूज हुआ है, सैम्पलिंग। सैंपल आप सभी लोग जानते हो, सैंपल क्या होता है। जैसे पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है, उसमें से हम उसमें 130 करोड़ लोग हैं। अगर उसमें से हम एक छोटा सा एक सैंपल ले लेते हैं, मान लो 1 करोड़ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो एक सैंपल हो गया। या 1 लाख लोगों को या 1000 लोगों को। तो एक बड़े पॉपुलेशन में से एक छोटा सा अमाउंट सेलेक्ट करना, वो अमाउंट कहा जाएगा सैंपल। और उस अमाउंट को सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर होगा उसे हम कहेंगे सैम्पलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या है? सैम्पलिंग की डेफिनेशन है, सैंपल इज ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन। ठीक है, सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन which can be used for the purpose of study to behavior of whole population. The process of selection of sample from the population is called sampling. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप करना चाहें, जैसे सपोज कीजिए पॉपुलेशन हमने ले ली। सपोज करो पॉपुलेशन हमने ले ली यूपी सीएम इलेक्शन। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। यूपी पॉपुलेशन है हमारा, यूपी की यूपी की जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन हमने कंसीडर की है। ठीक है, टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है यूपी में इलेक्शन हुए हैं, तो न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, एक प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन जीतने वाला है। रिजल्ट आने से पहले न्यूज़ चैनल एक प्रिडिक्शन देते हैं कि कौन जीतने वाला है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए न्यूज़ चैनल कैसे अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, वो या तो एक तरीका ये है कि उन्होंने 18 से 30 उम्र का एक ग्रुप बनाया, 30 से 45 का एक ग्रुप बनाया और 45 अबाव का एक ग्रुप बनाया, और तीनों ग्रुप से 1000 पीपल कलेक्ट करके 3000 का एक सेट बनाया, एक सैंपल लिया, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैंपल उन्होंने पूरे पॉपुलेशन का प्रेडिक्शन लगा लिया कि वो जीतने वाला है। ठीक, एक तरीका तो यह। दूसरा तरीका ये है कि दूसरे न्यूज़ चैनल ने क्या करा, 18 से 45 एज का ही ग्रुप बना लिया और इसी में से 3000 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ 3000 पीपल उस न्यूज़ चैनल ने प्रेडिक्शन कर लिया कि यूपी के इलेक्शन में कौन जीतने वाला है। इसी तरीके से सपोज करो तीसरे न्यूज़ चैनल ने कुछ और कंसीडर करके, जैसे यहाँ 3 ग्रुप में से कुछ लिया, इसमें से एक ही ग्रुप बनाया इन्होंने, और कुछ उन्होंने मतलब प्रोसीजर फॉलो करके प्रिडिक्शन दिया तीसरे
तीसरे न्यूज़ चैनल में। तो ये जो तीनों न्यूज़ चैनल का सैंपल सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है कि वो कौन सा सैंपल हम सेलेक्ट करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो मोर अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया, अगर वही लोग जीतेंगे तो उस न्यूज़ चैनल पर ट्रस्ट बनेगा कि हाँ इसका प्रेडिक्शन सही होता है। तो वो कौन सा प्रोसीजर हम अप्लाई करें कि सैंपल जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही जो उससे प्रेडिक्शन आ रहा है वही रिजल्ट में आए। तो वो जो प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर को हम कहते हैं सैंपलिंग। और जो सैंपल आप समझ ही गए उसमें से एक सेलेक्ट करें। सैंपलिंग क्या होती है ये आपको क्लियर है? नहीं है तो मुझसे क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट जो है आपके पास प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल और टाइप ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल। तो पहला क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। SRS। इसमें क्या कहते हैं? इसका डेफिनेशन है सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, तो पहला प्रोसीजर है कि आपने जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यूपी में इलेक्शन होने वाला है। एक न्यूज़ चैनल ने क्या किया है, रैंडमली 3000 पीपल सेलेक्ट कर लिए, भले ही वो किसी भी एज ग्रुप के हो, गए किसी भी शहर के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया विदाउट एनी कंडीशन। जब उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई तो ऐसे तरीके को, ऐसे प्रोसीजर को, सैंपल सेलेक्ट करने के ऐसे प्रोसीजर को बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ये क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये यूनिट बहुत आसान है। इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसे करें, उसको जरूर करें। ये यूनिट के जो क्वेश्चन से लंबे होंगे लेकिन आंसर इसके आसान होंगे, सॉल्यूशन इसका बहुत आसान होगा। एक जस्ट फार्मूला होगा, फार्मूले में पुट करो, कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर से, और बस आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको रेगुलर क्लास अटेंड करने की जरूरत है। अगर रेगुलर क्लास आपने अटेंड कर ली तो इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर जाओगे। ठीक है, बहुत आसान यूनिट है, सबसे आसान यूनिट है यार। सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम population with a strategy to get very good prediction। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कि एक न्यूज़ चैनल ने क्या किया, प्रिडिक्शन करने के लिए हर एज ग्रुप के बंदों को सेलेक्ट किया। जैसे कि मैंने पिछले उसमें एग्जांपल नंबर 1 दिया था, 18 से लेकर के 35 तक एक, 35 से 45 एक, 45 से 55, 55 एंड अबाउट। इस तरीके से उसने ग्रुप बना करके हर एज ग्रुप के बंदे से पूछा कि आपने किसको वोट दिया, तो उससे जो प्रिडिक्शन आएगा
ठीक है, यानी एक स्ट्रेटजी बना के, इन शॉर्ट अगर एक लाइन में हम कहें तो एक स्ट्रेटजी बना करके अगर हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजीफाइड सैम्पलिंग। क्लियर है आपको? इन दोनों में कोई डाउट? नेक्स्ट होता है आपके पास नंबर 3 पर क्लस्टर सैंपलिंग। ये क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है? इसको हम बोलते हैं देयर आर मैनी सैंपल्स available with each sample of one category. Example, one sample of category of age group below 18. One sample of category of age group above 18 and below 35. One group of category of age group above 36. ठीक है, तो इस तरीके से अगर सैंपल्स जो लिए गए हैं, मतलब एक सैंपल ने लेके उन्होंने क्या किया, एक सैंपल तो ले लिया, वहां पर तो एक ही सैंपल लिया था, यहाँ पर 3 सैंपल लिए। एक सैंपल लिया 18 से बिलो वाले का, एक सैंपल लिया 18 से 35 वालों का, और थर्ड लिया 36 से अबव वालों का। ठीक है, तो क्लस्टर सैंपलिंग, देयर आर मेनी सैंपल्स अवेलेबल विद ईच सैंपल ऑफ वन कैटेगरी। बहुत सारे सैंपल्स हैं अवेलेबल, जिसमें हर एक सैंपल किसी न किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसे हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपल। ये डेफिनेशन आ सकती है 2-2 नंबर में पूछने के लिए, तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं लेकिन होनी चाहिए। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, इसका मतलब क्या है? मीन्स स्टेप बाय स्टेप फॉलो ईच प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल, वी मेक ए ग्रुप, ग्रुप मतलब सैंपल 18 to 25 years pupil of India, then again we study that how many are educated and how many are uneducated in this group. That is systematic study.
तो ये क्या है बेसिकली सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है, मतलब हमने एक सैंपल लिया और उस सैंपल के अंदर भी हमने एक मतलब स्ट्रेटजी लगा दी। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो क्या दिया कि यूपी का इलेक्शन है, तो एक न्यूज़ चैनल ने एक सैंपल लिया जिसमें 18 से 35 एज के, एक 35 से 45, 45 से 55, 55 एंड अबव, इस तरह 3000 लोगों का एक सैंपल लिया। ठीक, एक न्यूज़ चैनल ने तो ये किया, दूसरे न्यूज़ चैनल ने क्या किया, इसमें भी ये जो सैंपल है इसमें भी कैटेगराइज कर दिया क्या कि एजुकेटेड पीपल कौन है और अनएजुकेटेड पीपल कौन है। इस तरह से कैटेगराइज करके उसके बाद फिर अपना प्रेडिक्शन उन्होंने दिया। तो ऐसे सैंपलिंग को बोलेंगे हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग। समझ में आ गया सिस्टमैटिक सैंपलिंग, या कोई डाउट है? नो सर, क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ डेफिनेशन, ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए एक तरीके से स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस मतलब स्टेटमेंट। तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है नल हाइपोथेसिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी यूनिट में नल हाइपोथेसिस की बात होगी, तो समझिएगा जरा ध्यान से। पूरी यूनिट में आपको बस एक यही चेक करना है कि नल हाइपोथेसिस वैलिड और बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट, वैलिड और इनवैलिड, बस और कुछ नहीं करना पूरी यूनिट में। तो समझिएगा नल हाइपोथेसिस होती क्या है। द हाइपोथेसिस which is supposed to be true, that is accepted, is called। आप ये सोचें कि ये डेफिनेशन आप याद ना करें तो प्लीज़ इनको डेफिनेशन को याद कर लें, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, तो डेफिनेशन ये याद होनी चाहिए, स्पेशली आज के लेक्चर में। इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस द hypothesis which we generally accept is called null hypothesis and denoted by H0, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर, यस सर, रुक गई थी सर। और ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। हेलो, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? हम उसे H नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस इज सपोज टू बी ट्रू, that is accepted, is called null hypothesis. The hypothesis which is generally accepted is called null hypothesis. In short, जैसे एग्जाम्पल के उसमें अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हो, जैसे हमने कहा कि सूरज पूरब से निकलता है, तो आपने नल हाइपोथेसिस मान ली सूरज पूरब से निकलता है, तो ये फिर इसको चेक करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। तो दैट मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट
जो उम्मीद की जाती है कि वो सही होगा, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा स्टडी टू बी पास। अगर आप पास होना चाहते हैं तो स्टडी कीजिए, अगर आप पास होना चाहते हैं तो स्टडी कीजिए, ठीक है। ये जनरल है कि अगर आपको पास होना है तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये जनरल स्टेटमेंट है जो मैंने कहा, जो सपोज टू बी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। हम नल हाइपोथेसिस क्या होगी हमारी, स्टडी टू बी पास। नल हाइपोथेसिस इस एग्जांपल में क्या होगी, स्टडी टू बी पास। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई, जो उम्मीद है कि जो हमने स्टेटमेंट बोला है वो सही है, ऐसी उम्मीद करते हैं। सपोज टू बी ट्रू होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेड होना चाहिए, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस पर डिफरेंट टेस्ट लगाएंगे, और डिफरेंट टेस्ट लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस बोली है, यानी जो हमने नल हाइपोथेसिस बोली है, दैट इज करेक्ट और रॉन्ग। क्लियर, समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो आप इसमें। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है गवर्नमेंट ने कहा है फॉलो ऑल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम कोरोना, ठीक है। फॉलो ऑल प्रिवेंशन टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम कोरोना। तो ये एक स्टेटमेंट है जो सपोज टू बी ट्रू होना चाहिए, सपोज टू बी एक्सेप्टेड होना चाहिए बाय ऑल द पीपल, ठीक है। हमने तो ये हमारी हो गई नल हाइपोथेसिस। उसके बाद हम इस चेक करेंगे टेस्ट के थ्रू कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर ये फॉल्स है तो हम नल हाइपोथेसिस कह देंगे दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। कुछ पीपल होते हैं तो वो नहीं मानते। समझ में आ गया नल हाइपोथेसिस क्या होती है, बताइए। यस सर। यस सर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वर्ड, वो वर्ड आता है हमारे पास अल्टर। बस ये दो ही तरीके की होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दिस इज डिनोटेड बाय H1। इसकी डेफिनेशन क्या है, द अल्टरनेटिव ऑफ null hypothesis is called alternative hypothesis. It is denoted by H1, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम किससे डिनोट करते हैं, H1। नल हाइपोथेसिस को हम किससे डिनोट करते हैं, H0। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H1। क्या होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस होती है उसकी जस्ट अपोजिट जो स्टेटमेंट होगा वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, मैंने नल हाइपोथेसिस, ठीक है। आई एम ऑडिबल टू यू, आई एम ऑडिबल, यस सर। यस सर। तो H0 हमने करी स्टडी टू बी पास। तो H1 क्या हुआ, H1 हमारा क्या हुआ, आप बताओगे क्या होगा, अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा। मान लो एक टीचर ने कहा पास होने के लिए आप स्टडी करो, तो एक जो शैतान स्टूडेंट है उसका क्या स्टेटमेंट होगा, क्या होता है, तो फेल हो जाएगा सर, स्टडी टू फेल। नहीं, वो तो रिजल्ट है, वो तो रिजल्ट है। मैंने तो आपको कहा है कि स्टडी करो, पास होना चाहते हो तो स्टडी करो, वो तो उसके साथ रिजल्ट होगा, वो पास होगा या फेल होगा।
वो क्या कहेगा, मैंने ये नहीं कहा मैंने आप पास स्टडी करोगे तो पास हो जाओगे, ये नहीं। अगर पास होना चाहते हो तो स्टडी करो, मैंने सिर्फ कहा आपको कि स्टडी करो। तो जो शैतान स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा, नॉट टू स्टडी, हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, पास होना या फेल होना वो तो रिजल्ट है, स्टेटमेंट क्या है, स्टडी। तो स्टूडेंट क्या कहेगा, नॉट टू स्टडी। अपोजिट स्टेटमेंट क्या हुआ, नॉट टू स्टडी। ये हो गया इसका अपोजिट स्टेटमेंट। समझ में आया, बोलो। यस सर। यस सर मतलब दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? सर एक और एग्जांपल बता दीजिए सर। ठीक है, एग्जांपल ये लीजिए, जैसे एच नोट हमने कहा, फॉलो ऑल प्रिवेंशंस, follow all preventions to prevent ourselves from कोरोना। ठीक है, ये हमारा एच नोट हो गया। तो एच वन क्या होगा, देखो रिजल्ट है, स्टेटमेंट क्या है जो आपको करना है, फॉलो ऑल प्रिवेंशंस। तो एच वन क्या होगा, एक बंदा जो नहीं है डरता किसी से, अपनी भी लाइफ खतरे में डालेगा, दूसरों की भी लाइफ खतरे में डालेगा, तो इस स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट क्या हुआ, अब बताओ। Not follow or prevention. वेरी गुड, नॉट फॉलो प्रिवेंशंस। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली नल हाइपोथेसिस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की कैसे होती है, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, लेट ए बी एवरेज मार्क्स ऑफ सेशनल एग्जाम इन मैथ। ठीक है, ए जो है वो एवरेज है मार्क्स है सेशनल एग्जाम का। तो इसमें हमने नल हाइपोथेसिस क्या हुई है हमारे पास, एवरेज को किससे डिनोट करते हैं, एवरेज का दूसरा नाम क्या है, मैंने जो आपको बता रखा है, बताएंगे? मीन को बोलते हैं, मीडियन को बोलते Mean, हैं, mean. वेरी गुड वेरी गुड। तो मीन को हम लोग यहाँ पर सपोज करो, मैंने यहाँ पर मीन यानी कि एवरेज को हमने डिनोट कर दिया म्यू से। तो ये क्या कह रहा है, म्यू इज इक्वल टू ए। ये हो गई नल हाइपोथेसिस। अब हम निकालेंगे H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये नल हाइपोथेसिस वो सॉरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है तीन तरीके की। नंबर एक, म्यू नॉट इक्वल टू ए, टू म्यू ग्रेटर देन ए, म्यू लेस देन ए। ये क्या है, टू टेल टेस्ट, इसको हम बोलते हैं सिंगल टेल राइट हैंड टेस्ट। ये सिंगल टेल लेफ्ट हैंड टेस्ट। समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि म्यू इक्वल टू ए के तीन अपोजिट
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इसमें कोई स्पेशल इतना है नहीं, ये समझ में आ ही जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? जैसे हमारा नॉर्मल कर्व था, कल हमने स्टडी करी थी ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा नॉर्मल कर्व है। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। तो अब देखो यहाँ पर सपोज करो इस पोर्शन पर, यहाँ पर क्या होगा, इस पोर्शन पर तो आप जानते ही हो म्यू इज इक्वल टू ए होगा, यहाँ पर म्यू माइनस ए मान लो, और यहाँ पर आपके पास है म्यू प्लस ए। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन म्यू प्लस ए म्यू माइनस ए के बीच का ये ग्रीन वाला जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं हम एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला रीजन है, ये वाला और ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। ये आपकी पॉजिटिव साइड कहलाती है, ये आपकी नेगेटिव साइड कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? और एक और इम्पोर्टेंट बात जो कल मैंने आपको बताई थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या बताई थी, ये जो ग्रीन एरिया है प्लस ब्लू एरिया इज इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, दोनों ब्लू एरिया और ये ग्रीन एरिया, यानी पूरा का पूरा जो अंडर कवर एरिया है वो होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी की होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ critical reason is known as level of significance and denoted by A और अल्फा। ठीक है, तो क्या है क्रिटिकल रीजन? द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल रीजन इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो कहीं अगर वर्ड आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आप समझ जाना क्रिटिकल रीजन की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इट इज डिनोटेड बाय अल्फा और ए व्हाटएवर। समझ में आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? क्रिटिकल रीजन की प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्लियर है? यस सर। बताइए। यस सर। राइट, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर क्या होता है? पहला है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ null hypothesis H naught when it is true is called type 1 error।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। देखो क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूँ पूरा डेफिनेशन, फिर आपको समझाता हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट when it is true is equal to probability of rejection of H naught by H naught is equal to L। ये है क्या चीज, ध्यान से समझना। टाइप 1 एरर क्या है? टाइप 1 एरर ये होती है, सपोज करो मैं आपको नल हाइपोथेसिस दे देता हूँ कि सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है, आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई एच नॉट सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन जो डेटा आपके पास अवेलेबल मैंने दिया उस पर जब आपने टेस्ट लगाया तो टेस्ट लगाने के बाद आपको रिजल्ट मिला कि नल हाइपोथेसिस गलत है, यानी कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये बोली जाती है टाइप 1 एरर कि नल हाइपोथेसिस 100% ट्रू है, लेकिन फिर भी हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया कि ये ट्रू नहीं है। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल दूं? यस सर, एक और। देखो नल हाइपोथेसिस मैंने क्या बोला, सपोज करो मैंने दूसरा एग्जांपल है, नल हाइपोथेसिस मैंने कहा नॉट हार्ड वर्क देन नॉट गुड मार्क्स, ठीक है, 100% ट्रू है ये स्टेटमेंट, है कि नहीं है? ऐसा ही होना चाहिए, बोलो। यस सर। सही लिखा है ना, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी रीजन से रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है कि एक स्टूडेंट है, उसने या तो नकल कर ली, या उसने कॉपी कर ली, या उसने जो एक आध क्वेश्चन किया वही एग्जाम में आ गया, तो उसने विदाउट हार्ड वर्क भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। पॉसिबिलिटी है ये, यस सर। है या नहीं है? तो अगर वो मैं डेटा इस तरीके से आपको दे देता हूँ, ऐसा डेटा दे देता हूँ कि टेस्ट जो है वो ये कहता है कि विदाउट हार्ड वर्क यू विल गेट गुड मार्क्स, यानी कि एच नॉट का हो गया, तो एच नॉट सही होते हुए भी हमें कहना पड़ेगा एच नॉट इज रिजेक्टेड, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो कहलाती है टाइप 1 एरर। आप समझ में आ गई टाइप 1 एरर क्या है? और इससे अच्छी और देखो, मान लो आपको आपके फैमिली में कहा जाओ बाहर से वेजिटेबल्स ले आओ, ठीक है, और आपके मम्मी पापा ये 100% श्योर है कि जो 1 किलो आपको एप्पल लाने के लिए बोला, सपोज करो, और वे 100% श्योर है 100 रुपये आपको दिए, और वे ये 100% श्योर है कि 100 के 100 रुपये किलो ही एप्पल है, और वही आप 100 रुपये के 1 किलो एप्पल लेके आओ। लेकिन क्या होता है, आप बाहर गए, बाहर एक बंदा था, उसको पैसे की जरूरत थी और उसके पास एप्पल थे, उसने 80 रुपीज़ को आपको 1 किलो एप्पल दे दिए, ठीक है, तो 20 रुपये आपने बचा के अपनी मम्मी पापा को दे दिए। तो मम्मी पापा का जो जनरल स्टेटमेंट है कि पूरे शहर में 100 रुपये किलो एप्पल है, लेकिन आपने 80 रुपये किलो ला के दे दिए, तो वो स्टेटमेंट सही होते हुए भी गलत हो, दैट इज कॉल्ड टाइप 1। आप समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप 2 एरर। इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ null hypothesis H naught when it is
false is called type 2 error, यानी कि probability of acceptance of H naught when it is false is equal to probability of acceptance H naught by H1 is equal to बीटा। ठीक है, जैसे सपोज करो, इसका एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हो, H नॉट हमने लिख दिया कि सन राइज फ्रॉम वेस्ट। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? इन जनरल फॉल्स। फॉल्स है, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने आपको डेटा इस तरीके से दिया कि आपने जब उस पर टेस्ट लगाया तो टेस्ट का जो रिजल्ट आया वो आया H नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, इस तरह पॉसिबल है। तो अगर ये H नॉट एक्सेप्टेड है तो ये स्टेटमेंट गलत होने के बावजूद हम कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपका टाइप 2 एरर हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा टाइप 2 एरर। तो रिमार्क क्या है? रिमार्क है 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। 1 माइनस बीटा, अगर आप कहता है बीटा निकाल लो, बीटा निकाल के जो रहेगा पावर ऑफ टेस्ट कर लेता है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट में। ये हमारी जो पूरी की पूरी यूनिट है, इसको अगर हम एक लाइन में भी बोल सकते हैं, दैट इज सैम्पलिंग थ्योरी। बस अगर आप मैथमेटिक्स वाले फील्ड में होते, बीटेक ना होके आप बीएससी कर रहे होते, तो सिर्फ एक वर्ड होता सैम्पलिंग थ्योरी, और जो इतनी आपकी यूनिट में चीज़ें हैं वो एक स्टेटमेंट, एक सैम्पलिंग थ्योरी एक यूनिट के एक पार्ट में आ गई होती है। तो यानी जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, उनकी एक यूनिट में, एक पार्ट में जितना मटेरियल होता है वो आपकी एक यूनिट। तो सैम्पलिंग थ्योरी क्या है? सैम्पलिंग थ्योरी को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? लार्ज सैंपल। दूसरा पार्ट क्या है? स्मॉल सैंपल। ठीक है, लार्ज सैंपल मतलब ग्रेटर देन 30, स्मॉल सैंपल मतलब लेस देन 30 पीपल को हमने सेलेक्ट किया। तो जो लार्ज सैंपल है, ठीक है, इसके लिए होता है जेड टेस्ट, हम लोग लगाते हैं। ठीक है, स्मॉल सैंपल होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट, एनोवा एनालिसिस, और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये सब टेस्ट हैं जो हम लोग आने वाले दिनों में यानी इस वीक में सीखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके अलावा क्या है आपके पास? मीन एंड वेरिएंस। आप बोलिए। ऑफ पॉपुलेशन बी म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल बी एक्स बार एंड एस स्क्वायर। जनरली आने वाले दिनों में, आने वाली क्लासेस में जो एक पॉपुलेशन वर्ड का इस्तेमाल होगा और एक सैंपल होगा। तो जो पॉपुलेशन का मीन है वो हम डिनोट करेंगे म्यू से, वेरिएंस का जो वेरिएंस है वो डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से, और सैंपल है उसका जो मीन है उसको एक्स बार से और एस स्क्वायर से वेरिएंस को डिनोट करेंगे। कोई डाउट है आप लोगों को यहाँ अभी तक आज की क्लास में? तो मुझसे पूछो।
बताइए।